हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस धीरज हरियाले सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी, जिसमें हम संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन एवं विकास। देखते हैं ये संसाधन और विकास होता क्या है। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में दिया है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु है। जैसे कि संसाधन का मतलब ये जो हमारी प्रकृति पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु। जैसे पर्यावरण की हम बात करते हैं तो प्रकृति में हमें संसाधन के रूप में दिया है लकड़ी, जल, खनिज, कोयला, पेट्रोल इत्यादि। ये सभी क्या है, एक प्रकार के संसाधन है। हमने इन संसाधनों का क्या किया है, हमारे उपयोग में आने के लिए इनको प्रौद्योगिकी के माध्यम से उस योग्य बना दिया गया है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने उन संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये जो संसाधन है हमें प्रकृति के रूप से एक उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं। जैसे मैं एक डायग्राम की बात करता हूं, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दिखाया गया है भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, अगला आता है संस्थाएं। जब इन तीनों प्रकार के जैसे भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, जब हम तीनों को एक साथ लेकर आते हैं तो ये हमारे मानव के लिए मानव इसको उपयोग में ला सकता है इन संसाधनों को। जैसे भौतिक पर्यावरण में मान लीजिए कोई पेट्रोल है, जो पेट्रोल जो होता है एक जीवाश्म ईंधन है। ये जो जीवाश्म ईंधन होता है वो जिसे हम कच्चा माल बोलते हैं, क्रूड ऑयल, ये हमारी पृथ्वी के अंदर से हम निकालते हैं, भौतिक स्वरूप है ये। तो हमने क्या किया, इसको निकाला, किसके माध्यम से निकाला, टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकाला। अब इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से संस्थाएं का मतलब किसी कंपनी से है, कंपनी या उद्योग से, उसमें क्या किया गया, इसको हमारे वर्तमान समय में उपयोग करने योग्य बनाया गया, जिससे मानव को क्या मिला, एक संसाधन प्राप्त हुआ के रूपांतरण की। ये जो सारा प्राकृतिक संसाधन है उनका हम क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी के रूप में रूपांतरण करते हैं। ये आपस में परस्पर असंबंधितता में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये जो संसाधन है हमारी प्रकृति का उपहार है। क्या है ये? उपहार है। ये एक उपहार स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। जैसे मान लीजिए एक हम पेट्रोल की बात करते हैं, कच्चा तेल, ये जो हमें प्राप्त होता है ये प्रकृति से प्राप्त होता है। तो ये जो हमें प्रकृति ने कच्चा तेल को दिया है, ये एक उपहार स्वरूप ही प्राप्त है, उपहार स्वरूप हमें प्राप्त है इस पृथ्वी के ऊपर। मुझे बताइए, क्या ये जो कच्चा तेल है मान लीजिए खत्म हो जाता है, इस पृथ्वी के से पूर्ण रूप से
खत्म हो जाता है तो क्या इसको हम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो जीवाश्म ईंधन बनने की प्रोसेस है वो लाखों करोड़ों वर्षों की प्रोसेस है, इसके माध्यम से बनता है। ये कोई एक दिन की प्रोसेस है नहीं कि हम कच्चे तेल को फिर से बना ले। तो इसीलिए इन संसाधनों का जो उपयोग करने का होता है वो एक लिमिट मात्रा में करना चाहिए, ताकि इनका हम लंबे समय तक उपयोग कर सके। जैसे उत्पत्ति के आधार पर जब हम इन संसाधनों की बात करते हैं तो इन संसाधनों को हम 3 भागों में बांटते हैं। तू सामने देख रहा बेटा कैमरा में, तो चले जाए यहाँ से नीचे, हमारा को देख उधर कैमरा में दिख रहा नहीं दिख रहा। हम बात करते हैं ये जो संसाधन को हम बांटते हैं नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जब हम संसाधनों का उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन में जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सारे आते हैं जैव संसाधन के उदाहरण है। अजैव संसाधन में जल, वायु, मृदा, सूर्य का प्रकाश, इत्यादि, ये सभी हमारे अजैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन ये मुख्य रूप से जीवों के द्वारा बनने वाले संसाधन हो सकता है। जैव संसाधन में एक हम अच्छा उदाहरण मानव का भी ले सकते हैं, मानव भी एक प्रकार से संसाधन का ही काम करता है। दूसरा पेड़ पौधे इत्यादि प्रकार के ये जैव संसाधन होते हैं। अगला जो हमारा, इसको हम बांटते हैं संसाधन को दूसरे नंबर में, वो होता है साम्यता। साम्यता के आधार पर संसाधन। साम्यता के आधार पर जो संसाधन होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है नवीकरणीय योग, दूसरा होता है अनवीकरणीय योग। दोनों को समझते हैं। ये जो होता क्या है दोनों, ये जो साम्यता के आधार पर जब हम संसाधनों की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में वह संसाधन आते हैं जिसका हम उपयोग वर्तमान समय में एक इलेक्ट्रॉनिक जैसे सोलर पैनल के रूप में करते हैं। सोलर पैनल ये जो संसाधन है एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। इस संसाधन का उपयोग में हम क्या करते हैं, नवीकरणीय संसाधन में एक हमने एनर्जी को बनाने की प्रोसेस की है, जिसमें कुछ इस प्रकार से एक सोलर पैनल को हम छतों के ऊपर लगाते हैं। इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं, इस प्रकार के संसाधनों को हम हजारों करोड़ों साल तक उपयोग में ला सकते हैं। और यह वह संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार उपयोग करने पर नष्ट नहीं होते या खत्म नहीं होते हैं। जैसे अच्छा उदाहरण नवीकरणीय ऊर्जा में इस प्रकार से आपने एक पवन चक्की देखी होगी, इसके ऊपर जब वायु आती है तो ये पंखा घूमने लगता है। जब ये पंखा घूमेगा तो यहाँ पर एक मोटर लगी होती है और वो मोटर जब घूमती है तो ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है हमें। तो क्या है मुझे बताइए, जब ये वायु इस पंखे से टकराई तो ये वायु पूर्ण रूप से खत्म हो गई क्या? नहीं हुई। तो मतलब इस प्रकार के संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जिसे हम ट्रेडिशनल रिसोर्स कहते हैं, जिस प्रकार से जैसे पेट्रोल, कोयला, यह वह संसाधन है
जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, जिनका हम एक बार उपयोग में ले लेते हैं, तो यह पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, इनको हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में लकड़ी, कोयला, पेट्रोल इत्यादि प्रकार के संसाधन होते हैं। अजैव संसाधन में वह संसाधन जिनको जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, मृदा, ये अजैव संसाधन है, मतलब ये ना तो सजीव है ना कुछ है। दूसरा, हम साम्यता के आधार पर जब संसाधनों की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में जैसे सोलर पैनल, सूर्य के प्रकाश से हम ऊर्जा को उपयोग में लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद में वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और उनका हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला जो हमारा आता है इसमें स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तीसरा इसमें आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। जब हम स्वामित्व के आधार की बात करते हैं इस संसाधनों को, तो ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। अब ये जो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होता है जिसका उपयोग सिर्फ कोई एक व्यक्ति ही कर सकता है, वह व्यक्तिगत संसाधन होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका ये मोबाइल फोन है, आप ही इस्तेमाल करते हो, आपके अलावा कोई उसका उपयोग नहीं करता है, तो ये व्यक्तिगत संसाधन होता है। दूसरा, हम बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन के बाद में अगला आता है इसमें सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, यह वह संसाधन होता है जिसका उपयोग सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक का मतलब समझते हैं, समूह का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोग, दो या दो से अधिक लोग जब किसी एक संसाधन का उपयोग करते हैं तो वह सामुदायिक संसाधन कहलाता है। यह सामुदायिक संसाधन मुख्य रूप से, इसका उदाहरण जैसे धर्मशाला, कोई किसी एक वर्ग का व्यक्ति एक समूह के रूप में उसका उपयोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन होता है। मान लीजिए, फिर इसके बाद में अगला जो आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन होता है जो इस राष्ट्र के सभी लोगों के लिए, सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी नदी का जल, मान लीजिए ये कोई नदी बह रही है, ये कोई एक राज्य से होकर गुजर रही है और ये दूसरे राज्य में प्रवेश करती है, तो इस पानी का उपयोग ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक नंबर वाला राज्य ही इसका उपयोग करेगा, ये दूसरे नंबर वाला राज्य भी इसका उपयोग करता है। मान लीजिए ये तीसरे राज्य से भी होकर गुजरती है, तो यहाँ के लोग भी इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगला हमारा जो चौथा आता है इसमें आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन होता है जिसका उपयोग इस दुनिया के सभी देश मिलकर कर सकते हैं। जैसे हिंद महासागर, अंटार्कटिका एक हमारी पृथ्वी के ऊपर एक महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यहाँ पर
बर्फ के अलावा कुछ मौजूद है नहीं। तो यहाँ पर पूरे दुनिया के सभी साइंटिस्ट लोग यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन का नाम कह सकते हैं, या अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है जिसका उपयोग सारे। अगला आता है विकास के स्तर पर संसाधनों का आधार। विकास के आधार से भी हम संसाधनों का, चौथा हमारा आता है विकास के आधार पर संसाधनों का विकास। एक होता है संभवी, अगला आता है इसमें विकसित, अगला आता है इसमें भंडार, इसके बाद में आता है इसमें संचित कोष, चारों को समझते हैं। संभावी संसाधन वह संसाधन होता है जिसका आने वाले समय में कुछ संभावना व्यक्त हो रही है। उन संसाधनों का हम इस मानव समाज के लिए उपयोग कर सकते हैं जो हमारे देश के विकास के लिए कारगर हो सके। ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे अच्छा उदाहरण है हमारे आने वाले समय में हो सकता है हाइड्रोजन गैस से H2 से गाड़ियां चलना चालू हो जाए। ये क्या है? एक संभावी संसाधन है। अभी इस पे पूर्ण रूप से उपयोग नहीं लिया गया है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है हाइड्रोजन के माध्यम से हम कारों को चला सके या बहुत से वाहनों को चला सके। तो ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन नाम देते हैं। अगला आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन जैसे कि हाल ही में हम लोगों ने सोलर पैनल का उपयोग करके, सोलर पैनल का विकास करके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार के संसाधन को हम विकसित संसाधन बोलेंगे कि इसका उपयोग पूर्ण रूप से होने लगा है धीरे धीरे। दूसरा भंडारण। भंडारण का मतलब होता है किसी संसाधन को हम बचा कर रखते हैं या एक स्थान पर या ऐसे बचा कर रखते हैं, उसे हम भंडारण संसाधन कहते हैं, जो समय आने पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, घरों में गेहूं को एक ऐसे स्टोर करके रख दिया जाता है। तो ये क्या है? गेहूं भी एक प्रकार का संसाधन है। तो ये जो संसाधन है, हम इस संसाधन को क्या बोलेंगे? भंडारण संसाधन है। क्या आप इस गेहूं को एक ही दिन में उपयोग कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो। तो इस संसाधन का जैसे जैसे समय आता जाएगा आप उसका उपयोग करते जाओगे। तो इस प्रकार के संसाधन को हम भंडारण संसाधन नाम देते हैं। संचित कोष। अगला संसाधन आता है संचित कोष। जैसे कि सरकार क्या करती है, साल भर का जो पैसा होता है कुछ पार्टिकुलर लोगों के लिए संचित कोष नामक स्थान पर व्यवस्थित होता है, और जब उनको तनख्वाह या वेतन देनी होती है उस संचित कोष से साल भर वेतन दिया जा सकता है। इस प्रकार के संसाधन को हम संचित संसाधन के नाम से जानते हैं। अगला हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं इसमें कि ये जो संसाधन को हमने 4-5 भागों में बांटा है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं। संसाधन ये जो संसाधन होता है संसाधन जो होता है, संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसमें आता है प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति को भी 2 भागों में विभाजित किया है। इसमें नवीकरणीय और एक अनवीकरण। ये जो नवीकरणीय संसाधन होता है ये सतत
पोषणीय विकास या सतत प्रभाव वाले जैसे पवन और जल। अगला अनवीकरणीय, ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है पुनः चक्रीय, जैसे धातु, और चक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। और ये नवीकरणीय में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सतत, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जैव में प्राकृतिक, दूसरा वन्यजीव। इधर बात करते हैं हम मानवीय संसाधन। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संरचनाएं एवं संस्थाएं। संरचनाएं एवं संस्थाएं। दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता। जब हम संसाधन की बात करते हैं तो संसाधनों को बेटा दो भागों में बांटते हैं हम। संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। जब हम प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो इसे फिर हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को भी हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन में जैसे सतत का मतलब होता है निरंतर चलने वाला। ये जो होता है संसाधन, ये कभी ना खत्म होने वाला संसाधन होता है, जिसे हम सतत बोलते हैं, यानी कि सस्टेनेबल, लंबे समय तक चलता है, कभी ना खत्म होता है। इसका अच्छा उदाहरण होता है पवन यानी कि वायु का हमने जब उपयोग किया और उस वायु को इस वायुमंडल में मुक्त किया गया तो ऐसा नहीं कि वो वायु खत्म हो गई, वो वायु खत्म नहीं हुई। जैसे पवन चक्की के माध्यम से हम पंखों को घुमाते हैं, हवा के माध्यम से पंखों को घुमाते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो ये जो वायु होती है उसका उपयोग हम फिर से कर सकते हैं। ये वायु ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार के विकास को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं या सतत चलने वाला संसाधन बोलते हैं। अगला आता है जल। जैसे हम बड़े बड़े डैमों का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करते हैं, मतलब कि कहीं पर पानी को स्टोर किया और टरबाइन पे पानी को गिराया, तो ऐसा नहीं कि टरबाइन पे हमने जब पानी को गिराया तो उस पानी का उपयोग फिर से हम नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा टरबाइन के ऊपर जब पानी गिरता है तो उसके बाद में हम उस पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं और विभिन्न हमारे कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम सतत चलने वाला संसाधन नाम देते हैं। अगला आता है इसमें प्राकृतिक संसाधन, जैव संसाधन। तो ये जो जैव संसाधन होता है ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है वन्यजीव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जिससे हम विभिन्न प्रकार के जीवों से हम क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। जैसे गेहूं क्या है, एक जैव संसाधन है। गेहूं को हम जमीन में उगाते हैं, फसल आती है, उसको हम खाने में उपयोग करते हैं, प्रकार से संसाधन का उपयोग हुआ हमारा। और उसी के बीज को फिर से हम जमीन में बोएंगे और फिर से हमें भी फसल प्राप्त होगी। तो ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन नाम देते हैं। वन्यजीव संसाधन ऐसे विभिन्न प्रकार के वन्य में
सॉरी जंगलों में जानवर या जीव होते हैं उनका हम उपयोग संसाधन के रूप में करते हैं। अगला जो आता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है पुनः चक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन अनवीकरणीय का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना संसाधन है, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण धातु, मान लीजिए ये कोई लोह का टुकड़ा है, ये हजारों साल पुराना है, तो ये अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है नया नया, ये तो बहुत पुराना है, तो इसको हम नाम देंगे अनवीकरणीय। तो इस धातु को टुकड़े को मान लीजिए ये अभी इस लोह के अयस्क से एक मार्कर का निर्माण किया गया, तो ये जो मार्कर है आने वाले समय में मैं इसका पुनः चक्रीय करके कोई अलग वस्तु में उपयोग कर सकता हूँ, कोई अलग वस्तु बना सकता हूँ। तो इस प्रकार के उपयोग को हम पुनः चक्रीय बोलते हैं। जैसे इसका अच्छा एग्जाम्पल धातु। अचक्रीय, अचक्रीय का मतलब ये मुख्य रूप से जैव संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसके बाद में उनका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता है। ऐसे संसाधन को हम अचक्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। ये जो अचक्रीय संसाधन होता है, अच्छा एग्जाम्पल आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से दो प्रकार के हमें मिलते हैं। एक तो मिलता है कच्चा तेल, दूसरा इसमें मिलता है हमें कोयला। ये जो कोयला होता है ये भी जैव संसाधन है, जीवाश्म ईंधन है, और ये कच्चा तेल वो भी जीवाश्म ईंधन है। ये जो वह संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते थे, इनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। ऐसे संसाधन को हम अचक्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। मानवीय संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है संरचनाएं और संस्थाएं। संरचनाएं क्या होती है? मान लीजिए मानव के द्वारा सड़क का निर्माण किया गया, ये जो सड़क है उसका निर्माण किया गया, तो ये क्या है? संरचना है, एक प्रकार की आकृति का निर्माण हुआ। मान लीजिए कहीं पर ये स्कूल का निर्माण किया गया मानव के द्वारा, ये संस्था है, इस संस्था में सेवाएं दी जा रही, मतलब संसाधन दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के संसाधन को हम रचनाएं एवं संस्थाएं संसाधन के नाम से जानते हैं। अगला मानवीय संसाधन में एक होती है मात्रा, दूसरा होता है गुणवत्ता। अब दोनों को समझते हैं। मात्रा का मतलब होता है कि ये जो मानव के द्वारा संसाधन है, ये जो मानवीय संसाधन है, वो कितनी मात्रा में हम इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं या कम मात्रा में कर रहे हैं, उस प्रकार से होता है। दूसरा गुणवत्ता भी एक मानवीय संसाधन है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? एक प्रकार से गुणवत्तापूर्ण संसाधन हुआ। मैं जितना बेहतर आपको पढ़ाऊंगा वो उतना अच्छा गुणवत्ता रहेगी, और वो एक प्रकार से मानव, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मानव हूँ, तो मानवीय संसाधन हुआ। इस प्रकार से हम इस संसाधन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, फिर उसके अलग अलग भागों में बांटकर देखते हैं। ये जो हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी 10th में, उसमें ये संसाधन के बारे में बताया गया है। विभिन्न प्रकार के इसमें संसाधन के प्रकार हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। पहला हम इसमें देखते हैं, पहली हेडिंग संसाधन का विकास। अब इन संसाधनों का विकास कैसे हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। संसाधनों का विकास। विकास का मतलब इनका निर्माण कैसे हुआ, इन संसाधनों को, उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारी एनसीईआरटी बोलती है संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। कुछ व्यक्तिगत लालचवश संसाधनों का हास्य। क्या हुआ है?
ये जो संसाधन है ये मुख्य रूप से प्रकृति की देन है, लेकिन हमने हमारे लालच के लिए इन संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है। तो इससे क्या है, हमारे संसाधनों पर बहुत ज्यादा भार पड़ा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिनसे आज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीबों में बंट गया है। तो ये क्या है, ये जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ ये मुख्य रूप से दो लोगों के हाथों में आ गया। कुछ लोगों के हाथों में तो ये संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में और कुछ लोगों के हाथों में ये संसाधन बहुत कम मात्रा में है। तो ये जो हमारे समाज में दो प्रकार से इन संसाधनों का जब ऐसे बंटवारा हुआ अनियमितता से, तो हमारे समाज में दो वर्ग में बंट गए। पहला गरीब और अमीर, मतलब जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा संसाधन है वह व्यक्ति अमीर और जिनके पास बहुत कम संसाधन है वह व्यक्ति गरीब। तो इस प्रकार से ये जो संसाधन है दो हाथों में चला गया है अनियमितीकरण से। जिसे आपने देखा होगा आपके गांव में किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 100 एकड़ जमीन है, तो उसके पास प्रकृति का बहुत ज्यादा संसाधन चला गया तो व्यक्ति अमीर है। कुछ लोगों के पास थोड़ी सी जमीन है तो वो व्यक्ति गरीब है। इस प्रकार से संसाधन का ठीक से बंटवारा नहीं हुआ। संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हुआ, जिससे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण इत्यादि पर प्रभाव पड़ा है। अब इन संसाधनों का क्या किया गया है, बहुत ज्यादा तरीके से अंधाधुंध उपयोग किया गया है। अंधाधुंध उपयोग करने से क्या हुआ, पृथ्वी का तापमान बढ़ा, जिससे क्या हुआ, भूमंडलीयकरण हुआ। दूसरा पारिस्थितिकी। अब दोनों को समझते हैं क्या है। जब हम इन संसाधनों का उपयोग अंधाधुंध प्रकार से करते हैं तो मुख्य रूप से दो कारण उभर कर आते हैं। एक तो होता है पारिस्थितिकी, यानी कि हमारे पर्यावरण में प्रभाव पड़ता है। जैसे तापमान बढ़ा, मान लीजिए पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो ये जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर बहुत सी जगह, ये हमारी अर्थ है, ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा है। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। अब इन दोनों ध्रुवों पर हमारे ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के पहाड़ है। जब यहाँ पर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का, जब ताप बढ़ता है तो बर्फ क्या होगी, पिघलना चालू होगी। जब बर्फ पिघलेगी तो हमारे समुद्र का जल स्तर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा। जब जल स्तर बढ़ेगा तो इस समुद्र किनार पर जो रहने वाले, जैसे हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये समुद्र का किनारा है। मान लीजिए यहाँ पर मुंबई है, चेन्नई है, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर भारी मात्रा में रहते हैं। तो जब जल स्तर बढ़ता है तो ये जो पानी होता है इन बस्तियों में आना चालू होता है, जिससे बहुत ही ज्यादा जान माल का खतरा पैदा होता है। ये मुख्य रूप से होता है हमारे संसाधन का ठीक से उपयोग नहीं करना, हमारे लालच बस बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करना। अगला आता है इसमें पारिस्थितिकी। अब पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी को हम एक तंत्र के रूप में देखते हैं। मान लीजिए ये इतना एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव है। मान लीजिए ये कुछ जीव है, कुछ वनस्पतियां है। ये वनस्पतियां यहाँ पर रहती है। मान लीजिए मानव कोई आया तो यहाँ पर फैक्ट्रियां डाल दिए और इन सभी को काट कर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर दिया, ऊंची ऊंची इमारतें बना दी और सड़कों का निर्माण कर दिया, उद्योग डाल दिए। जब इन सभी का अंधाधुंध उपयोग किया गया तो हमारी पारिस्थितिकी का प्रभाव पड़ा, तो यहाँ के बहुत सारे जीव जो थे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जीव क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये इस प्रकार से हमारे पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन की गुणवत्ता एवं विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज के न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया।
यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे जो पर्यावरणविद है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि इन संसाधनों का जो वितरण हुआ है वो असंगत हुआ है। इन संसाधनों का जो वितरण है वो एक न्यायपूर्ण होना चाहिए। संसाधनों का जो क्या है वितरण है वो कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। न्यायपूर्ण का मतलब होता है सभी लोगों को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे संसाधनों का अन्यायपूर्ण बंटवारा हुआ है। अगला हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास। इसमें अच्छी हेडिंग आई है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास समझते हैं। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक की अवहेलना ना करे। अब सतत पोषणीय विकास वह होता है जैसे मान लीजिए आप कोई संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, कीजिए उपयोग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन संसाधनों से किसी भी प्रकार के जीव या आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा पैदा ना हो। इस प्रकार के विकास को हम सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कच्चे तेल का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हो, तो ये जो कच्चे तेल का जब आप उपयोग करते हो तो ये क्या सतत पोषणीय विकास हुआ? क्या नहीं हुआ, क्योंकि आप अभी इतना ज्यादा इन जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर लोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा नहीं। जब कुछ बचेगा नहीं तो ये सतत पोषणीय विकास नहीं हुआ। तो इसीलिए हमारी सरकारें या दुनिया की सारी सरकारें सतत पोषणीय विकास को एक रूप देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। जैसे पहले जल का उपयोग करके पौंड बनाया जाता था और उससे बिजली को उत्पन्न किया जाता था, तो ये सतत पोषणीय विकास का विकास हुआ। दूसरा सोलर पैनल, पवन चक्की, इनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, सतत पोषणीय विकास का कुछ ना कुछ अर्थ निकाल रहे हैं या कुछ ना कुछ उसका उपयोग में ला रहे हैं, जिससे कि हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है उनको इन संसाधनों का उपयोग करने योग्य हम बचा सके। दूसरा इसमें एक सम्मेलन आता है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो हमारी एनसीईआरटी में एक सम्मेलन का जिक्र किया गया है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से हम इसे जानते हैं, जो हुआ था रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ये हुआ था 1992 में। 1992 में एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से हम इसे जानते हैं। ये मुख्य रूप से जून 1992 में हुआ था। पहली डेट इसमें इंपॉर्टेंट है, जून 1992। जून 1992 में लगभग 100 से अधिक, कितने 100 से अधिक देशों ने इसमें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पहुंचे, या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाग लिया था। ये जो रियो डी जेनेरो है बेटा, वो ब्राजील में है। कहां पर है, कौन से देश में हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन एकत्रित हुए। सम्मेलन में आयोजन विश्व के स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि लगभग इसमें 100 देशों ने भाग लिया, 100 देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया, और ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था जून 1992 में। इसका मुख्य उद्देश्य था
कि ये जो हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हमारी पृथ्वी को बचाने का कुछ ना कुछ प्रयास किया जाए, इसीलिए इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैविक संसाधन, जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो डी सम्मेलन में भूमंडलीय वन संसाधन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए 21 एजेंडा स्वीकार किए गए। अब हम बात करते हैं इसमें कि जैव विविधता क्या होती है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि इस पृथ्वी सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास तो हमने देख रहे हैं, लेकिन जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता, जैव विविधता की क्यों बात की गई है? तो समझना कि हमारी पृथ्वी का क्या है, तेजी से तापमान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? हमारी पृथ्वी का तेजी से तापमान बढ़ रहा है। तो हमारी पृथ्वी पर ऐसा नहीं है कि कुछ जानवर और मनुष्य ही है। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग जीव है जो मुख्य रूप से कहीं ना कहीं आपस में क्रिया करके एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। मान लीजिए इस पृथ्वी से विभिन्न प्रकार के जो जीव है वो नष्ट हो जाते हैं, तो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि ये जो जीव है कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आते हैं या जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैव विविधता क्या होती है? सबसे पहले तो हम समझते हैं जैव क्या होता है। जैव मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है जंतु और दूसरा होता है पादप। अब ये भी हजारों प्रकार के, लाखों प्रकार के हैं और ये भी हजारों प्रकार के हैं या सैकड़ों प्रकार के हैं। क्या है, जब हमारी पृथ्वी का धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है या भूमंडलीकरण बढ़ रहा है, मतलब औद्योगिकरण आया, बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ, तो हमारी पृथ्वी से विभिन्न प्रकार के जो जीव है वो क्या हो गए? नष्ट हो गए या विलुप्त हो गए। उस वजह से हमारी पृथ्वी का कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ना चालू हो गया। तो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में, ब्राजील के शहर रियो डी में हुआ था, जेनेरो में 1992 में हुआ। तो उसमें इस 21 एजेंडे को लेकर आया, जिसमें एक महत्वपूर्ण था जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें जो विविधता हमें देखने को मिलती है उसे जैव विविधता नाम से देखते हैं। कभी साइंस में हम पढ़ेंगे कि जैव विविधता का पूर्ण रूप से कैसे समझा जा सकता। तो जैव विविधता मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होता है जेनेटिकली, दूसरा पारिस्थितिकी और अगला आता है सामाजिक जैव विविधता। इस प्रकार से हम जैव विविधता के बारे में बात करते हैं। आज हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या हुआ था? एजेंडा 21 महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यह घोषणा, जिसमें 1992 ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण के विकास सम्मेलन UNCED, इसे एक और नाम से जानते हैं UNCED के नाम से भी हम इस सम्मेलन को जानते हैं। तो एग्जामिनर पूछ लेगा UNCED किस शहर में हुआ? तो ये ब्राजील का शहर था। ब्राजील का शहर था रियो। कौन सा शहर था? रियो डी जेनेरो यहाँ पर हुआ था। ये कौन से वर्ष में हुआ था? ये हुआ था जून 1992। कब हुआ था ये? जून 1992 में हुआ था। लगभग इसमें कितने देश के अध्यक्षों ने भाग लिया था? तो इसमें लिया था लगभग 100 से अधिक देशों के अध्यक्षों ने बात की थी। तो इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण का भूमंडलीकरण, जैव विविधता ऐसे मुद्दों पर बात की गई। तो इसमें एक रियो डी जेनेरो में एक 21 एजेंडों पर
हस्ताक्षर किए गए, जिसमें तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य सामान्य हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोगी के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, मतलब कि प्रत्येक देश अपने के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद हुए थे उस सम्मेलन में, वह सभी अपने देश में जाए और हमारी पृथ्वी से जुड़े इस एजेंडों को तैयार करें। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कल हम देखेंगे संसाधनों का नियोजन अगले वीडियो में। थैंक यू।